हेलो बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो बच्चों इस लेक्चर में कवर करेंगे कि कैसे हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं और चार्जिंग करने के डिफरेंट मेथड्स। तो स्टार्ट करते हैं कि किसी भी बॉडी को अगर आपको चार्ज करना है तो हम कैसे किसी बॉडी को चार्ज करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले एक सिंपल सा बॉडी लेते हैं जो कि एक न्यूट्रल बॉडी है। अब जब भी आपको किसी बॉडी को चार्ज करना है तो आपको सबसे पहले एक बेसिक चीज समझ में आनी चाहिए, दैट इज कि चार्जिंग के प्रोसेस में जिनका फ्लो होता है वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारा पूरा फोकस केवल किन की तरफ होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स की तरफ होना चाहिए। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि व्हाई ओनली इलेक्ट्रॉन्स, व्हाई नॉट प्रोटॉन्स। तो बच्चों ध्यान से याद रखिएगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर की जब बात की जाती है तो जो प्रोटॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर मोस्ट शेल्स या सिंपल शेल्स में होते हैं अलग अलग। तो बच्चों होता क्या है कि जब शेयरिंग ऑफ चार्जेस की बात होती है तो विच चार्जेस आर इजी टू मूव, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो शेल्स में होते हैं बच्चों उन इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर पॉसिबल होता है, लेकिन न्यूक्लियस से अंदर से प्रोटॉन का बाहर निकलना बोलना अच्छी बात नहीं है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी बॉडी को चार्ज करना है तो हमेशा एक्सचेंज किन किन का होगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का होगा। तो ध्यान से हम लोग अपनी बॉडी को तीन प्रकार से चार्ज कर सकते हैं। तो बच्चों पहला तरीका है कि आप किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर खींच लीजिए। अगर आप किसी न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की तरफ खींचते हैं तो ऐसी प्रकार की बॉडी हो जाती है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, या आप बोल सकते हैं इस बॉडी में हो चुका है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों ध्यान से याद रखिएगा कि जब भी किसी बॉडी में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आता है दैट इज इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन्स की संख्या से कम हो जाती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो ऐसी टाइप की बॉडी कहलाती है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, करेक्ट, इजी है, आसान है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। दूसरे प्रकार का चार्जिंग आप कर सकते हैं जिसमें आप इलेक्ट्रॉन को खींच के नहीं, इलेक्ट्रॉन को दे दीजिए। इलेक्ट्रॉन को खींचे मत, इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर दीजिए। तो बच्चों अगर ऐसी प्रकार की बॉडी लीजिए जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं जिनके अंदर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो बच्चों ऐसी प्रकार की बॉडी हो जाती है नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। करेक्ट, आसान है। तो इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होना चाहिए था और इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप लेते हैं, खींचते हैं बाहर तो बॉडी होती है पॉजिटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप देते हैं तो बॉडी होती है नेगेटिवली चार्ज। अब बच्चों न्यूट्रल बॉडी के बारे में आप खुद से आइडिया बता सकते हैं कि न्यूट्रल बॉडी कौन सी बॉडी होती होगी, जिसपे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, नहीं, जिसपे प्रोटॉन्स नहीं है, नहीं, उसपे इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं, लेकिन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट टाइप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रल बॉडी। करेक्ट। तो बच्चों तीन प्रकार की बॉडीज हम पढ़ सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी एंड न्यूट्रल बॉडी, और तीनों को बनाने के सिंपल इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करने के तरीके। क्लियर? अच्छा इसी बात में ध्यान रखिएगा, अगर थोड़ा सा मासेस के टर्म्स में बात करें तो मैं पिछले वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि मास का क्या रिलेशन रहता है। मैंने बताया था कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं तो साथ ही साथ कुछ मास भी खींचना पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को लेने का मतलब मास को भी ट्रांसफर करना। तो बच्चों क्या किया आपने, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को छीना, इसका मतलब बॉडी के मास को थोड़ा सा कम किया गया। ऐसे केस में बॉडी का मास थोड़ा बढ़ जाएगा जब बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी, और इस केस में बॉडी का मास कांस्टेंट रहेगा क्योंकि देयर इज नो चेंज, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेकिंग प्लेस। क्लियर? तो आपको मासेस के टर्म्स में भी आइडिया होना चाहिए कौन सी बॉडी रिलेटिवली कौन सी बॉडी से भारी और हल्की होती है। यहां तक बातें समझ में आ रही है अच्छी तरीके से? क्लियर चल रहा है मेरी बात? ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है जिसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो बच्चों पहले भी आपने कभी कभी टर्म सुना होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अगर नहीं सुना तो आज सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि सबसे छोटा चार्ज जो आप एक्सचेंज कर सकते हैं दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन। एक सबसे छोटा चार्ज जो किसी बॉडी से लिया जा सकता है या दिया जा सकता है दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन। अब इससे कुछ बड़ा सोचते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने आपको, तो क्या आप 1.5 इलेक्ट्रॉन खींच सकते हैं किसी बॉडी से, या 2.5 या 9.7? नहीं, कभी भी डेसिमल में या कभी भी फ्रैक्शन में आप इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन नहीं कर सकते, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी ब्रोकन, इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ा नहीं जा सकता बच्चों।
इसलिए जब भी किसी बॉडी पे चार्ज आता है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, 125 इलेक्ट्रॉन, है ना, समवेयर मल्टीपल ऑफ इंटीजर आना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल आना चाहिए। तो बच्चों ध्यान से याद रखिएगा कि जब भी किसी बॉडी पर चार्ज आता है, दैट इज चार्ज ऑन अ बॉडी शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। किसी भी बॉडी पे आने वाला चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के, वेयर एन इज नथिंग बट एन इंटीजर, ई इज नथिंग बट चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड क्यू इज नथिंग बट चार्ज ऑफ द बॉडी। बच्चों ये अब सिंपल सा एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। और सिमिलरली मैं यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव यूज कर सकता हूं डिपेंडिंग मैंने इलेक्ट्रॉन को लिया या इलेक्ट्रॉन को दिया। अगर इलेक्ट्रॉन को दिया होगा तो ऑब्वियसली वो नेगेटिवली चार्ज हुई होगी, अगर इलेक्ट्रॉन को लिया होगा तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनके तैयार होगी। क्लियर? वी कैन अंडरस्टैंड दिस बाय सिंपल एग्जांपल ऑफ डिनोमिनेशन। जैसे कि हमारे पास सबसे छोटा सिक्का क्या हो सकता है अभी तक पॉसिबल? 1 रुपी कॉइन। इसका मतलब क्या हुआ? आप किसी से कुछ उधार लेने गए पैसे और आपने बोला कि मुझको है ना 11 रुपए उधार चाहिए या 20 रुपए उधार चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में तो 20 रुपए प्रोवाइड किए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप उससे मांगते हैं कि मुझे चाहिए 20.5 रुपीज, तो बच्चों आप खुद समझदार हैं, 20.5 रुपीज इज नॉट पॉसिबल। 20 दे सकता है या सीधा सीधा 21 दे सकता है, बट 0.5 रुपीज इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 1 रुपी कॉइन इज द मिनिमम डिनोमिनेशन। सबसे छोटा डिनोमिनेशन 1 रुपी का कॉइन है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे हम लोग कि जो भी आपका डिनोमिनेशन होगा वो मिनिमम क्या हो सकता है? 1 का। सिमिलरली यहां पर जो मिनिमम आपका एक्सचेंज हो सकता है वो हो सकता है 1 इलेक्ट्रॉन का। इसका मतलब every body has a charge that will be integral multiple of charge of an electron। बच्चों चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन याद है आपको? 1.6 into 10 to the power minus 19। मैं अभी पॉजिटिव लिखूं या नेगेटिव लिखूं उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारी बात एक्सचेंज पे डिपेंडेंट है कि आपने इलेक्ट्रॉन को लिया या इलेक्ट्रॉन को दिया। क्लियर? अब जैसे कि आपको इससे कुछ एग्जांपल समझ रहे हो कि सर इसमें कुछ एग्जांपल्स होंगे क्या? बिल्कुल होंगे। एक बच्चा आया मेरे पास, बोलता सर एक बॉडी है जिसपे चार्ज है। मैंने पूछा कितना? बोला सर बॉडी पे चार्ज है 6.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 18 कूलम। अब बच्चों मुझे चेक करना है कि क्या वो मुझे सही बोल रहा है या क्या वो मुझे गलत बोल रहा है। ध्यान से इसको हटा देते हैं। हमें चेक करना है कि वो हमें सच बोल रहा है या हमको झूठ बोल रहा है। कैसे चेक करें? तो मैं एक बेसिक सा फॉर्मूला यूज करूंगा, Q इक्वल टू एन। करेक्ट? यहां पे लिख देता हूं 6.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 18। प्लस में बोल रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स उसने बॉडी से खींचे होंगे। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट कर देता हूं बच्चों। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 इक्वल टू 6.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 18। एक सिंपल सा कैलकुलेशन करते हैं बच्चों। 1.6 यहां गया 4 टाइम्स एंड 10 टू दी पावर माइनस 19, 10 टू दी पावर माइनस 18, यहां बचेगा 10 की पावर माइनस 1। 10 की पावर माइनस 1 कैन बी रिटन एज 1/10 और 1/10 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, बन जाएगा 40। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी निकल के आती है? 40 निकल के आती है। अब बच्चों खुद सोचो, क्या 40 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज पॉसिबल है? बिल्कुल है। इसका मतलब दिस इज अ वैलिड चार्ज फॉर अ बॉडी। जो वो हमको चार्ज बता रहा है दैट इज अ वैलिड चार्ज, एक वैलिड चार्ज है। चलिए दूसरा एग्जांपल आपके दिमाग में आ रहा होगा, एक ऐसा एग्जांपल जिसमें वैलिड चार्ज ना आए। चलो बहुत आसान, ध्यान से देखो, ये देखो। तो कोई बच्चा फिर से आया मेरे पास, बोला सर इस बार बॉडी पे चार्ज है 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स। क्या ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं है? फिर से मैंने क्या किया बच्चों, Q को किसके बराबर लिखा? Ne के बराबर लिखा। 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 के बराबर। n यहां से निकाला बच्चों। n निकालने के लिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इक्वल्स टू 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। 10 की पावर माइनस 19, 10 की पावर माइनस 19 कैंसिल आउट हुआ। डेसिमल प्लेसेस हटा सकते हैं। 24/16, 24/16 will be equals to 3/2, that is n equals to 3/2, that is 1.5. 1.5 is not an integer, 1.5 इंटीजर नहीं है। इसका मतलब दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल। 1.5 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कोई करके बताता है तो वो हमको गलत बता रहा है। दिस इज द बेसिक रूल ऑफ क्वांटाइजेशन। क्या बात है? समझ में आ रही है? अच्छी तरीके से बात समझ में आनी चाहिए बच्चों। अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन और पूछूं कि बच्चों ये बताइए कि 1 कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ होगा, तो वो भी निकाला जा सकता है। ध्यान से, थोड़ा सा कैलकुलेशन रहेगा। नोट कर लीजिए, इसको पूरा नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ाता हूं। चलिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज विल टेक प्लेस इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है? बच्चों 10th क्लास का क्वेश्चन, एक बेसिक सा।
करा देते हैं। तो चार्ज की वैल्यू कितनी रख लेते हैं 1 कूलम, एन निकालना है और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90। बच्चों सॉल्व कर देते हैं तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जरा फटाफट फटाफट देखिएगा। एन की वैल्यू आ जाएगी 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90। बच्चों एक काम करते हैं, पॉइंट को हटा के ऊपर 10 लिख लेते हैं, 10/16 और 10 की पावर माइनस 19 ऊपर जाके हो जाएगा 10 टू द पावर प्लस 19। करेक्ट। अब इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं तो बच्चों कितना बनता है, जरा ध्यान से देखिएगा। हम लोग एक काम करते हैं, इसको एक 10 और ले देते हैं तो ये बन जाएगा 100 इंटू 10 टू द पावर 18। बच्चों बस बेसिक सा कैलकुलेशन है, यहां लिख देते हैं 16। 4 की टेबल अगर पढ़ दें तो 4 की टेबल से यहां आ जाएगा 25, यहां आ जाएगा 4 और फिर से 4 की टेबल से काटेंगे तो यहां आ जाएगा 6.25। तो बच्चों रिजल्ट क्या आ गया 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब एक कूलम चार्ज किसी बॉडी पे लाना है तो इतने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होना चाहिए। क्लियर। दिस इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो बच्चों क्या ये बात समझ में आई, अच्छी तरीके से समझ में आई? ओके, तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग। थैंक यू। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। तो बॉडी को चार्ज करने के लिए जैसे कि मैं बता चुका हूं आपको कि आपको इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज करना जरूरी है। अब इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज कैसे किया जा सकता है, मैंने बताया था कि या तो आप इलेक्ट्रॉन्स को दे सकते हैं टू गेट अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी, या आप इलेक्ट्रॉन्स को ले सकते हैं टू गेट अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। लेकिन बच्चों ये इलेक्ट्रॉन का जब एक्सचेंज किया जाता है तो इस पे बेस्ड कुछ अलग अलग मेथड्स हैं और हम लोग को मेजरली 3 मेथड्स पढ़ने हैं बच्चों। तो पहला मेथड है कंडक्शन। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज कंडक्शन। तो कंडक्शन इज अ मेथड ऑफ चार्जिंग जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज किया जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा कि कंडक्शन में क्या प्रोसेस हमको फॉलो करना होता है। तो बच्चों क्या करा जाता है कि एक कोई चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लेकर आया जाता है। व्हेन अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद अ न्यूट्रल और एन अनचार्ज बॉडी, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो इस बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज रॉड। ठीक है, तो ऐसे केस में ये जो बॉडी है ये इसके नेगेटिव चार्ज को खींचने की कोशिश करती है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। तो बच्चों क्या होने वाला है इसके बाद जो आपका रॉड होगा उससे चार्ज थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों कम हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव करें फ्रॉम द अनचार्ज बॉडी टुवर्ड्स द चार्ज बॉडी। क्लियर, ड्यू टू कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट की वजह से आपके इलेक्ट्रॉन्स अनचार्ज बॉडी पे चार्ज बॉडी पे मूव करें, अनचार्ज बॉडी से चार्ज बॉडी की तरफ मूव करें, जिससे आपकी रॉड का चार्ज रिलेटिवली कम हो चुका है। एंड अगर आप अपनी अनचार्ज बॉडी की बात करें तो बच्चों क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ किया है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स के ड्रॉ की वजह से आपकी जो अनचार्ज बॉडी है वो एक पॉजिटिव चार्ज को गेन कर लेती है। तो बच्चों ये प्रोसेस कहलाता है प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। व्हेन a charged body comes in contact with an uncharged body, transfer of electrons takes place, and due to this transfer of electrons the uncharged body gets charged, and this process is called process of conduction. क्लियर है, एकदम आसान है, कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, बहुत आसान सा लॉजिक है कि जब भी एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाएंगे तो ऑब्वियसली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा बच्चों, और जब भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो आपको अपनी अनचार्ज बॉडी पर चार्ज देखने को मिलेगा। क्लियर। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर भी कुछ है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए आपकी जो चार्ज बॉडी थी उसका चार्ज था Q, ऑब्वियसली अनचार्ज बॉडी का चार्ज था 0। क्लियर। अब जब कुछ इलेक्ट्रॉन इस पे मूव कर देंगे तो बच्चों इसका चार्ज थोड़ा सा कम हो चुका होगा। कितना लिख सकते हैं, Q माइनस Q, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के आने से इसके पॉजिटिव चार्ज को फर्क पड़ेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा। तो मान लेते कितने से डिक्रीज हो गया, Q माइनस Q। इसका मतलब ऑलरेडी आपको समझ में आ गया कि यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज आया होगा वो Q आया होगा। बच्चों कैसे किया, फ्रॉम द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ऑलवेज वैलिड रहेगा। इनिशियली चार्ज भी सिस्टम के अंदर Q है और फाइनली भी चार्ज सिस्टम के अंदर जोड़ के देखेंगे तो केवल Q ही आएगा। तो दिस इज अ वेरी बेसिक प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। क्या वाली बात भी समझ में आई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में? ओके, एक बात और ध्यान से सुनिएगा कि जब भी कंडक्शन होता है कंडक्शन के अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट होता है बच्चों। अब जब भी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की बात होती है तो हमारे पास 2 प्रकार के मटेरियल्स होते हैं। एक मटेरियल का नाम होता है बच्चों कंडक्टर्स
और एक मटेरियल का नाम होता है इंसुलेटर्स। मैं ऐसा मानता हूं कि आपने टर्म पहली बार नहीं सुन रहे, ठीक है, फटाफट फटाफट देखते चलिए। एक मटेरियल्स का नाम होता है कंडक्टर्स और एक मटेरियल्स का नाम होता है इंसुलेटर्स। बच्चों कंडक्टर्स क्या होते हैं? जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनके इलेक्ट्रॉन्स थोड़े आवारा टाइप के होते हैं, मतलब वो अपने न्यूक्लियस से उतने बाउंडेड नहीं होते, मतलब दे कैन इजिली फ्लो इन और आउट ऑफ द कंडक्टर। अगर बात करें इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर में वो आवारा इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। और बच्चों अगर वो इलेक्ट्रॉन्स कम क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपने न्यूक्लियस से हाईली बाउंडेड होते हैं। तो जब तक आप बहुत ज्यादा उनको फोर्स नहीं करते बाहर निकलने के लिए या फ्लो करने के लिए, तब तक वो फ्लो करने की टेंडेंसी नहीं दिखाते। तो इसका मतलब इन कंडक्टर्स का मेजर एग्जांपल मेटल्स, इन कंडक्टर्स और मेटल्स द इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली फ्लो, but in insulators the electrons cannot flow, correct, due to high bonding with the nucleus। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने की टेंडेंसी नहीं है, तो मतलब इंसुलेटर्स को इस प्रकार से चार्ज नहीं किया जा सकता। तो बच्चों ये जो प्रोसेस होता है कंडक्शन का, ये मेजरली कंडक्टर्स को चार्ज करने के लिए ही यूज किया जाता है। इट इज नॉट यूज्ड टू चार्ज इंसुलेटर्स। बट बहुत ज्यादा फोर्स करोगे, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज लाओगे, तो इंसुलेटर को भी थोड़ा बहुत चार्ज कर सकते हैं, लेकिन मेजरली यूज्ड फॉर कंडक्टर्स। तो बच्चों पेन कॉपी निकालो और फटाफट ये बात लिख लो कि दिस प्रोसेस इज मेजरली यूज्ड फॉर कंडक्टर्स एंड नॉट फॉर इंसुलेटर्स। क्लियर? बात समझ आई? तो 3 पॉइंट डिस्कस करे मैंने। कंडक्शन इज द प्रोसेस जिसमें कॉन्टैक्ट आता है, बॉडी में आपस में चार्जेस एक्सचेंज होते हैं, चार्ज का कंजर्वेशन होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, मेजरली यूज्ड इन द कंडीशन ऑफ कंडक्टर्स एंड नॉट ऑन इंसुलेटर्स। ठीक है बच्चों, अगर ये बात आपको समझ में आई तो मैं बढ़ता हूं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब चार्जिंग करने का एक और इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं बच्चों चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ध्यान से सुनिएगा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब जो फ्रिक्शन में कैसे हम बॉडी को चार्ज करते हैं, तो बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है बचपन वाला। बचपन में आप एक स्केल लेते थे और स्केल को अपने हेयर के ऊपर रब करते थे। तो स्केल को हेयर के ऊपर रब करने से होता क्या था कि आपकी स्केल और हेयर दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज करते थे और फाइनली आप ये पाते थे कि आपकी स्केल और हेयर दोनों चार्ज हो चुके हैं, वो भी ऑपोजिटली। तो बच्चों इस कॉन्सेप्ट को हम सेम टू सेम यहां अप्लाई करते हैं कि जब भी कोई दो बॉडीज, व्हेनेवर टू बॉडीज आर रब्ड ओवर ईच अदर, एक बॉडी और दूसरी बॉडी को एक दूसरे के ऊपर क्या किया हमने, रब किया, तो इसकी वजह से इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि सरफेस पे हैं, जो कि इनके सरफेस ऑफ कांटेक्ट पे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स थर्मली एक्साइट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से डेवलप होती है हीट, और हीट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं थर्मली एक्साइट। अब ये थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। बच्चों रीजन क्या हो सकता है? रीजन ये हो सकता है कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की क्षमता ज्यादा हो एज कंपेयर टू नीचे वाली बॉडी। तो इससे इलेक्ट्रॉन्स दूसरी बॉडी की तरफ फ्लो कर जाते हैं ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन, ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से थर्मल की एनर्जी की वजह से थर्मल एक्साइटेशन, एंड thus the transfer of electrons takes place from one body to another। तो बच्चों पहले दोनों न्यूट्रल बॉडी थी, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ कूदे तो हमें पता चला कि हमारे पास दो बॉडीज तैयार हो गई हैं, और जिससे इलेक्ट्रॉन्स गए वो हो गई है पॉजिटिवली चार्ज, और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आए वो हो गई है नेगेटिवली चार्ज। thus we get two bodies which are differently charged, oppositely charged। आसान है, एकदम आसान है। क्लियर चल रहा है? चलो, अगर मैं चार्ज कंजर्वेशन का लॉजिक यहां लगाना चाहूं तो इनिशियली तो चार्ज 0 0 था। अगर फाइनली माने इस पे मैंने प्लस क्यू लिख दिया बच्चों, तो उसका चार्ज आप फटाक से ना बोल सकते हो माइनस क्यू, बिकॉज द चार्ज ऑफ द सिस्टम शुड रिमेन कंजर्व्ड। इसका मतलब द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज स्टिल वैलिड, आइदर इट्स कंडक्शन और इट्स फ्रिक्शन। किसी भी प्रोसेस की बात करें, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वैलिड रहेगा। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है अच्छी तरीके से? ओके, एक इंपॉर्टेंट बात और डिस्कस करते हैं इन द कंडीशन ऑफ फ्रिक्शन। बच्चों इससे जो प्रोसेस जो है, इससे यूजुअली चार्ज किया जाता है इंसुलेटर्स को। एग्जांपल आपके पास पहले से है ना? तो इससे यूजुअली किसको चार्ज किया जाता है? इंसुलेटर्स को। अब सोचिए क्यों इंसुलेटर्स को चार्ज किया जाता है, एंड व्हाई दे डू नॉट यूज कंडक्टर्स
फॉर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से कंडक्टर्स को चार्ज क्यों नहीं किया जाता? तो अगर दो मेटल की बॉल लेके रगड़े तो क्या वो चार्ज हो जाएंगी? तो ध्यान से सुनिएगा, उसके अंदर भी थर्मल एक्साइटेशन होगा। अगर ये दोनों कंडक्टिंग होते तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता, लेकिन दोबारा अट्रैक्शन की वजह से वो दोबारा एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते। तो बच्चों ट्रांसफर के साथ रिटेंशन भी होता, ट्रांसफर के साथ रिटेंशन भी होता ड्यू टू चार्जेस। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडीज आपकी चार्ज नहीं हो पाती ढंग से। इसीलिए जो फ्रिक्शन का प्रोसेस है बच्चों, यूजुअली यूज किया जाता है इंसुलेटर्स के लिए, कंडक्शन का कंडक्टर्स के लिए। इसलिए ध्यान से याद रखिएगा। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, व्हेन अ सिल्क क्लॉथ इज रब्ड ओवर अ ग्लास रॉड। एक सिल्क क्लॉथ को अगर ग्लास रॉड के ऊपर रब करें बच्चों, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपका जो सिल्क क्लॉथ है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है, और उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होने की वजह से इट ड्रॉज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द रॉड। आपकी रॉड से वो इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है, और इस खींचने की वजह से आपकी रॉड हो जाती है पॉजिटिवली चार्ज और सिल्क क्लॉथ हो जाता है नेगेटिवली चार्ज। तो बच्चों समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से आपको ये बात? तो फ्रिक्शन से हम कैसे दो बॉडीज को चार्ज कर सकते हैं, ये आपने अच्छी तरीके से समझा। तो हम दो प्रोसेस पढ़ चुके हैं, वन इज कंडक्शन एंड द अदर इज फ्रिक्शन। यहां तक बात समझ में आ रही है? एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए। अब आपको ये बताना है कि रबर जो होता है, इट्स अ इंसुलेटर और अ कंडक्टर। रबर की चप्पल इज अ इंसुलेटर, करेक्ट? तो बच्चों रबर अगर इंसुलेटर है, तो जो गाड़ियां हमें चलती हैं रोड्स पे, जो गाड़ियां हैं उनके टायर्स क्या के बने होते हैं? रबर के। अब जब उनके टायर्स रबर के होते हैं तो गाड़ियां ब्रेक लगाती होंगी, गाड़ियां ब्रेक लगाती होंगी तो फ्रिक्शन आता होगा। फ्रिक्शन आने की वजह से चार्जिंग होती होगी, किसकी? टायर्स की। और टायर्स अगर चार्ज हो जाएंगे बच्चों, तो फिर वो एक शॉक दे सकते हैं। तो ऐसा क्या करना चाहिए जिससे टायर्स आपको शॉक ना दे? तो बच्चों ध्यान से याद रखिएगा कि टायर्स होते तो रबर के हैं, आप खुद सोचिए, अपना दिमाग लगाइए कि टायर्स होते तो रबर के हैं, लेकिन उनको कंडक्टिंग बनाया जाता है। टायर्स को कंडक्टिंग बनाया जाता है, व्हाई? बिकॉज अगर वो चार्ज को गेन करें तो वापस रिटेंशन की प्रॉपर्टी भी शो करें, जो मैंने अभी भी बात आपको कंडक्टर्स के केस में बताई थी। तो इसीलिए जो नॉर्मल गाड़ी के टायर्स होते हैं बच्चों, दीज ऑल टायर्स आर मेड ऑफ रबर बट स्टिल दे आर कंडक्टिंग, ऐसे मटेरियल्स इनके अंदर मिक्स किए जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात है, बस एक छोटा सा एग्जांपल था आपको थोड़ा सा इस बारे में बताने के लिए कि हम लोग कैसे फ्रिक्शन को यूज कर सकते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है यहां तक? आई गेस यहां तक सारी बातें समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हो तीसरे और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है चार्जिंग बाय इंडक्शन। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडक्शन। अब इंडक्शन और कंडक्शन में छोटा सा अंतर है बच्चों। कंडक्शन में रॉड को जाकर मेटल वाली स्फीयर से टच कर दिया जाता था, है ना? लेकिन इंडक्शन में थोड़ा सा अंतर आता है। इंडक्शन में चीजों को टच ना करके, कांटेक्ट नहीं बना के, थोड़ा दूर रखा जाता है, मतलब केवल लालच देना है। तो हम क्या करते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेकर एक मेटल के स्फीयर को केवल लालच देते हैं। लालच देने का मतलब उसको दूर से रॉड दिखाना होता है। अब जब इसको दूर से रॉड दिखाएंगे बच्चों, तो इसके अंदर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज इट्स अ कंडक्टर। अगर ये कंडक्टर है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, तो उन इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से, क्योंकि दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, वी ऑलरेडी नो इट। हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस दिखाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन होता है टुवर्ड्स द रॉड, बट वो कंडक्टर की दीवारों को नहीं तोड़ सकते, मतलब वो बाहर नहीं कूद सकते। तो बेचारे एक पॉइंट पे आके एक्यूमुलेट हो जाते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ द वॉल्स या एट द कॉर्नर ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के कोने पे आके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और बच्चों जहां से एक्यूमुलेट हुआ वहां क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज रिपल्शन की वजह से दूर जाके इकट्ठा हो जाता है, उतना ही जितना ये नेगेटिव चार्ज है। तो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे कि अगर आपके कॉलोनी के साइड से कोई भी एक रैली निकले या कुछ भी निकले, तो आप उसको देखने के लिए क्या करते हैं, आप जल्दी से जाते हैं, बालकनी में जाके खड़े हो जाते हैं। तो सेम कंडीशन है, ये इलेक्ट्रॉन्स बालकनी में जाके खड़े हो गए, किसको देखने के लिए? रॉड को देखने के लिए, क्योंकि दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द रॉड। ओके, बट दे कैन नॉट जंप। तुम बालकनी से कूद नहीं सकते, तो ये दे कैन नॉट जंप आउटसाइड द कंडक्टर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन। इसी प्रोसेस को बोलते हैं इंडक्शन, ललचाना, दिखाना कि हाँ भाई इंड्यूस कर दिया। बच्चों जो चार्ज यहां पर एक्यूमुलेट हुआ है, दिस चार्ज इज कॉल्ड इंड्यूस चार्जेस,
टर्म्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये भी इंड्यूस चार्ज है बच्चों, ये भी एक्यूमुलेशन हुआ है, दिस इज ऑल्सो इंड्यूस चार्ज। इंपॉर्टेंट बात यह है कि बॉडी पहले से अनचार्ज थी, इसका मतलब जितना नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी इंड्यूस हुआ होगा। क्लियर? क्लियर? ठीक है। एक अच्छी बात और बताता हूं, जिस वजह से बेचारे इंड्यूस हुए हैं, ये जो बॉडी थी जिससे हमने इनको इंड्यूस किया, याद रखिएगा जो इंड्यूस चार्जेस की वैल्यू आती है बच्चों, वो जो चार्ज से आपने उसको इंड्यूस किया उससे कम आती है। इसका मतलब कि अगर आप 10 कूलम की रॉड उनको दिखाएंगे तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि 11 कूलम तैयार हो जाएगा, नहीं, 10 से कम 9.9 भी हो सकता है, डिपेंडिंग कितना अच्छा इंडक्शन हुआ है, या 9, 8.7, 7.2 कुछ भी तैयार हो सकता है, बट 10 से कम। क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए दैट द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज शुड बी लेस देन द चार्ज ऑफ द बॉडी यूज्ड फॉर इंडक्शन। इंडक्शन के लिए जो यूज किया गया उसके चार्ज से वैल्यू कम होनी चाहिए। ठीक है? अब जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं उनको एक डाउट रहेगा, क्या बच्चों, कि ये चार्ज क्यों है, इसका तो नेट चार्ज जोड़े तो 0 है, ये अभी चार्ज क्यों है? तो बच्चों चार्ज करने के लिए थोड़ा सा और मेथोडोलॉजी आगे बढ़ानी पड़ेगी। ध्यान से, मैं मानता हूं ये चीज नोट कर लें आप, फटाफट नोट करें, इसको रब करने वाला हूं मैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए ध्यान से, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होगा कि भाई ये चार्ज कहां हुआ, ये तो बराबर पॉजिटिव और बराबर नेगेटिव है, वो भाई नेट चार्ज जोड़ेंगे तो 0 आएगा, तो चार्ज कहां हुआ, ये भी हुआ, बट करने के लिए थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे बच्चों? तो यूजुअली जब बॉडी को इंडक्शन से चार्ज किया जाता है तो आप एक तरफ कर देते हैं बच्चों अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब होता है इन कनेक्शन टू द अर्थ। तो बच्चों अर्थ से कनेक्ट करने पे क्या होता है कि पूरा जो चार्ज है नेगेटिव वो तो हमने होल्ड करके रखा हुआ है ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द रॉड से अट्रैक्टिव फोर्स मिल रही है, लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज यहां थे, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स अर्थ से फ्लो करके, दोबारा बोलता हूं, अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके इन पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और जैसे ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया बच्चों, धीमे से अर्थिंग हटा दीजिए, धीमे से रॉड हटा दीजिए और तैयार हुए आपके पास एक नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। तो बच्चों अगर आपको नेगेटिवली चार्ज बॉडी चाहिए तो पहले आप इंडक्शन कराइए और फिर अर्थिंग करके उसको नेगेटिवली चार्ज बॉडी बना लीजिए। सिमिलरली अगर यहां रॉड को मैं नेगेटिवली चार्ज देता तो ऐसे करके मैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी भी बना सकता हूं। क्लियर? वो आपके लिए खुद की एक्टिविटी, अपने दिमाग में खुद सोचिए हाउ टू क्रिएट अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से? आई गेस सारी बातें समझ में आ रही है। इसको हटाऊं। अच्छा, मैं एक साथ, आप ये सोच रहे होंगे कि एक बार में एक ही बना सकते हो, ये तो बड़ी दिक्कत है। एक बार में 2 बना के दिखाओ, बड़े चालाक हो तो एक बार में 2 बनाओ, एक बार में पॉजिटिव एक बार में नेगेटिव ऐसे बना के दिखाओ। बिल्कुल बनाई जा सकती है। एक काम करते हैं, 2 कंडक्टर लेते हैं बच्चों, 2 स्फेरिकल कंडक्टर लेते हैं, दोनों को एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रख देते हैं। दिस इज एन इंसुलेटिंग स्टैंड, पहिए लगा देते हैं 2, जिससे जब चाहे दूर कर सके। तो ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, यहां से चार्ज का नुकसान नहीं हो सकता। और यहां दिखाते हैं लालच वाली रॉड। बच्चों जैसी रॉड दिखाएंगे तो नेगेटिव चार्ज यहां जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहां ना आके जितना दूर जा सकता है उतना दूर जाएगा। तो तुम्हारे लिए तो ये एक ही कंडक्टर है फिलहाल, क्योंकि इट इज इन कॉन्टैक्ट। क्लियर? अब धीमे से इसको हल्का सा पहिया धक्का देते, इसके हल्का सा पहिया धक्का देते, तो क्या होगा बच्चों? जैसे आप धक्का देंगे आपके दोनों स्फीयर्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। और अगर आपके दोनों स्फीयर्स एक दूसरे से अलग हो गए और धीमे से रॉड भी हटा दीजिए तो आपके पास एक तैयार हो गया नेगेटिवली चार्ज स्फीयर और एक तैयार हो गया पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। Thus we created 2 spheres which are oppositely charged by the process of induction. क्या मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही है बच्चों? बहुत अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए आपको सारी बातें। तो आपने पढ़े 3 प्रोसेस, एक था कंडक्शन, एक था फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, और एक पढ़ा आपने चार्जिंग बाय इंडक्शन। बच्चों फिर से ध्यान दीजिएगा कि चार्जिंग बाय इंडक्शन इज ओनली पॉसिबल या इज मेजरली पॉसिबल फॉर कंडक्टर्स ओनली बिकॉज इट ऑल्सो रिक्वायर्स फ्लो ऑफ चार्जेस। बच्चों ये भी फ्लो, चार्जेस के फ्लो की रिक्वायरमेंट रखता है कि चार्जेस का एक्यूमुलेशन हो, फ्लो हो, इसलिए ये भी कंडक्टर्स के केस में ही पॉसिबल होता है। ऑल क्लियर? सारी बातें समझ में आ रही है? अच्छा, इंडक्शन पे बेस्ड एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है बच्चों, इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट का नाम है, नोट कर लिया था आपने, उस एक्सपेरिमेंट का नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। एक सिंपल सा डिवाइस है बच्चों, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। फटाफट डिस्कस करते हैं, खत्म करते हैं। गोल्ड लीफ
इलेक्ट्रोस्कोप। तो बच्चों पहले समझ में आना चाहिए व्हाट इज इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी पे अगर आपको चार्ज का अमाउंट डिटरमाइन करना है तो यू कैन यूज एन इलेक्ट्रोस्कोप। अब बच्चों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रोस्कोप दिखता कैसे है, तो एनसीईआरटी में एक बेसिक सा डायग्राम दिया गया बच्चों, ध्यान से देखिएगा। एक जार, और बच्चों इस जार के अंदर एक होता है स्फीयर, ऊपर एक स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, मेटेलिक स्फीयर। इस मेटेलिक स्फीयर से नीचे की तरफ जाती है कंडक्टिंग रॉड, और नीचे होते हैं दो गोल्ड की प्लेट्स इस प्रकार से। अब ध्यान से सुनिएगा कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं इन द डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज। हम चार्ज को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, केवल अमाउंट, हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, हमको केवल अमाउंट चाहिए कि ज्यादा है कम है, कैसे पता करें। तो बच्चों क्या किया जाता है कि जिस भी बॉडी का चार्ज आपको पता करना है, फॉर एग्जांपल एक बॉडी है सिंपल सी, ये बॉडी को क्या किया मैंने, पास लाके रखा, इसके पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है बच्चों। अब अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो ये क्या करेगी, यहां पे इंडक्शन करेगी, और इंडक्शन में बच्चों क्या करेगी, नेगेटिव चार्जेस को एक्यूमुलेट करेगी यहां पर। अगर यहां पर नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हुए तो बच्चों गोल्ड लीव्स पे कितने, कौन से चार्जेस एक्यूमुलेट हुए, पॉजिटिव। दीज आर टू लीव्स मेड ऑफ गोल्ड। व्हाई गोल्ड, बिकॉज गोल्ड इज अ गुड कंडक्टर। हम चाहते हैं चार्जेस अच्छी तरीके से फ्लो कर सकें, दिक्कत क्या है, इसलिए गोल्ड को यूज किया जाता है। गोल्ड इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों यहां से नेगेटिव चार्ज ऊपर की तरफ फ्लो कर गया ड्यू टू इंडक्शन, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर दो लीफ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा बच्चों तो ये दोनों लीव्स एक दूसरे से दूर जाने की टेंडेंसी दिखाएंगी। जितना ज्यादा यहां पर चार्ज होगा उतना ज्यादा ये दूर भटकेंगी, जितना कम चार्ज होगा उतना पास ये रहेंगी। किस प्रोसेस पे काम कर रहा है, रिपल्शन के प्रोसेस पे काम कर रहा है और इंडक्शन के प्रोसेस पे काम कर रहा है। तो बच्चों हम ये देखकर कि वो आपस में कितना डिफ्लेक्ट हुई है, अगर वो कम डिफ्लेक्ट हुई है इसका मतलब कम रिपल्शन है, मतलब बॉडी अच्छी तरीके से चार्ज नहीं है। अगर वो ज्यादा रिपेल कर रही है मतलब ज्यादा रिपल्शन है, मतलब ज्यादा चार्ज यहां इकट्ठा हुआ है, मतलब इंडक्शन ज्यादा हुआ है, इसका मतलब बॉडी हाईली पॉजिटिव या हाईली नेगेटिवली चार्ज है। तो बच्चों इस तरीके से एक सिंपल सा डिवाइस दैट इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप काम करता है यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ रिपल्शन बिटवीन द लाइक चार्जेस एंड ऑल्सो द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। क्लियर, समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चार्जेस के बीच के फोर्सेस के बारे में एंड ऑल्सो द कूलम्स लॉ। थैंक यू सो मच।